वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में चैप्टर 5 है मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, यानी ग्रहों और उपग्रहों की गति। तो यहाँ पर ग्रहों और उपग्रहों की गति की चर्चा की जाएगी इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं लेक्चर में कवर किए जाएंगे: न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। फिर इसके बाद हम केपलर लॉज, केपलर के नियम, केपलर के 3 नियम जो ग्रहों की गति संबंधी हैं, केपलर के लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन, उनकी चर्चा करेंगे। और फिर न्यूटन्स कंक्लूजन फ्रॉम केपलर्स लॉ, केपलर के नियमों से न्यूटन के निष्कर्ष, इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, ग्रहों और उपग्रहों की गति। इन यूनिवर्स सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड एनी स्टार इन देयर ऑर्बिट्स आर कॉल्ड प्लैनेट्स, यानी ब्रह्मांड में किसी तारे के प्रति परितः जो पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। तो ऐसे आकाशीय पिंड जो किसी तारे का चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहते हैं। दोज नेचुरल सेलेस्टियल एंड आर्टिफिशियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ प्लैनेट आर कॉल्ड सैटेलाइट। वे प्राकृतिक आकाशीय या कृत्रिम पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करते हैं, यानी उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मांड में ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो तारों का चक्कर लगाते हैं। तो जो तारों का चक्कर लगाएंगे उन्हें ग्रह कहते हैं। वो तारे के गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे के चारों ओर घूमते हैं, स्टार के चारों ओर घूमते हैं, उन्हें ग्रह या प्लैनेट कहते हैं। और वे आकाशीय पिंड या कृत्रिम पिंड दोनों हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये आकाशीय पिंड उपग्रह या सैटेलाइट कहलाते हैं। ये प्राकृतिक भी होते हैं जैसे चंद्रमा, और मैन मेड जो इसरो, नासा इत्यादि एजेंसियों द्वारा जो ग्रहों, हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए ये पिंड छोड़े जाते हैं, वो सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट या कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम देखते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम यानी ग्रेविटेशनल लॉ डिराइव किया था। कैसे बताया था इन्होंने? देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस और मैसिव बॉडीज इन यूनिवर्स विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड किसी भी अन्य कण या पिंड को अपनी ओर आकर्षित करते हुए उस पर एक आकर्षण बल लगाता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं या पिंड हैं वो सभी अपने आसपास स्थित जितने भी पिंड हैं सब पर बल आरोपित करते हैं और ये बल आकर्षण बल होता है। तो सदैव अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो आकर्षण बल लगाकर, ये आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल इसको कहते हैं। और इस आकर्षण बल का कारण द्रव्यमान है, यानी मास ही इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। तो द्रव्यमान ही ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ पार्टिकल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इस बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो भी गुरुत्वाकर्षण बल है ये द्रव्यमान के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के, जो द्रव्यमानों के बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो न्यूटन के नियम के अनुसार जो भी गुरुत्वाकर्षण बल, पहली चीज तो सारे जितने भी बॉडीज हैं वो एक दूसरे पर मास के कारण यानी द्रव्यमान के कारण बल आरोपित करेंगे। ये बल अट्रैक्टिव होगा यानी आकर्षण बल होगा जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और ये गुरुत्वाकर्षण बल दोनों कणों के यानी दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका डेरिवेशन हम देखते हैं। लेट m1 एंड m2 आर टू मासेस एट डिस्टेंस r, देन ग्रेविटेशनल फोर्स। माना m1 और m2 द्रव्यमान के दो कण r दूरी पर स्थित हैं
m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड या कण r दूरी पर स्थित हैं, इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F, ये गुरुत्वाकर्षण बल प्रोपोर्शनल है दोनों कणों के द्रव्यमानों का, यानी दोनों पिंडों के द्रव्यमानों m1 और m2 के प्रोपोर्शनल है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम कंबाइन कर लेंगे, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इक्वालिटी लगाएंगे, एक कांस्टेंट जोड़ेंगे, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी यहाँ पर एक कांस्टेंट है, और ये जो फोर्स की वैल्यू आई ये गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। और ये फोर्स जो भी कण है वो इस बल द्वारा अपनी ओर दूसरे कण को आकर्षित करते हैं। तो F12 यानी पहले कण पर दूसरे कण द्वारा आरोपित बल कितना हो गया, F12, और ये भी F21 क्या हो गया, दूसरे कण पर पहले कण द्वारा आरोपित बल F21, दोनों बराबर हैं, इक्वल और अपोजिट मात्रा में। तो इस कारण से ये अट्रैक्टिव फोर्स दोनों मासेस के बीच में लगेंगे, और इस फोर्स के द्वारा दोनों द्रव्यमान बंधे रहेंगे, और ये फोर्स इक्वल होगा जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, बस दिशा अलग अलग होगी। तो दोनों कण इतना ही बल एक दूसरे पर आरोपित करके अपनी ओर आकर्षित करेंगे दोनों कणों को। F जो मान होगा इसका जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जहां g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इस कांस्टेंट को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और बल F12 तथा बल F21 के परिमाण आपस में बराबर हैं, यही है परिमाण, लेकिन दिशाएं विपरीत दिशा में है। तो ये बल एक दूसरे को, इस बल के कारण ये पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ब्रह्मांड में कोई भी दो द्रव्यमान हो तो उनके बीच में इस मैग्नीट्यूड का बल, आकर्षण बल, उनके द्रव्यमानों के कारण लगेगा। यही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम 2 नंबर का लिखने को आ सकता है, तो स्टेटमेंट हम लिख देंगे, और फार्मूला उस जिस फॉर्म में लिखाया गया उसी फॉर्म में ये फार्मूला लिख देंगे। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट जी पर कंसंट्रेशन करते हैं। ये जो कैपिटल जी है, कैपिटल जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो इस तरह से हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं। यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर इसका मात्रक हो गया यूनिट, और इसका जो डायमेंशनल कांस्टेंट है, डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल जी इक्वल टू, इसका डायमेंशनल फार्मूला न्यूटन m/L(T)⁻², मीटर स्क्वायर L स्क्वायर, केजी स्क्वायर M स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जी का डायमेंशनल फार्मूला या विमीय सूत्र m⁻⁻1 L³ और T⁻²। तो इस तरह से ये इसका डायमेंशनल फार्मूला या विमीय सूत्र आ गया, m⁻⁻1 L⁻3 T⁻²। अब अगर इफ m1 and m2 are 1 kg, if masses are unit and distance is 1 meter unit distance, then g equal to f न्यूटन। तो इस तरह से जब मासेस यानी द्रव्यमान 1-1 किलोग्राम के हैं और इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये f के बराबर होगा, यानी जितना बल लग रहा है। तो हम इस डेफिनेशन को लिख पाएंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज अप्लाइड बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ यूनिट मासेस लोकेटेड ऑन यूनिट डिस्टेंस। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी परिमाण में उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले कणों के बीच लगता है। तो एकांक दूरी पर स्थित दो द्रव्यमान हो और वो एकांक द्रव्यमान हो, तो उनके बीच में जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आंकिक मान होता है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ जी। वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी क्वांटिटी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी क्वांटिटी एंड इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। जी का मान किसी राशि यानी कणों के द्रव्यमान, प्रकृति इत्यादि किसी पर भी निर्भर नहीं करता, इसलिए इसे सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं, यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसीलिए नाम दिया गया है कि इसकी वैल्यू
किसी चीज़ पर नहीं निर्भर करती, ये हमेशा कांस्टेंट ही बना रहता है। तो कैपिटल जी का मान हमेशा स्थिर रहता है और इसका मान है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसका मान ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं बदलेगा, किसी चीज पर नहीं निर्भर करता, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, सदैव कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हमेशा यही रहेगा। इट इज बिकॉज वैल्यू ऑफ जी बीइंग सो स्मॉल, तो जी की जो मान है ये बहुत कम है, सो स्मॉल, दैट वी डू नॉट फील ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स इन अवर डेली लाइफ। तो जी का मान इतना छोटा है कि छोटे द्रव्यमान की वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान इतना कम हो जाता है जी के कारण कि दैनिक जीवन में हम इस गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं कर पाते हैं। यानी हमारी जो आसपास वस्तुएं हैं उससे हमारे बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इसका अनुभव नहीं कर पाते। जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है, तो पृथ्वी और हमारे बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसका अनुभव हम डेली कर पाते हैं, क्योंकि उस गुरुत्वाकर्षण का मान ज़्यादा होता है। नेक्स्ट थिंग, केपलर्स लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन। केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम। केपलर साइंटिस्ट थे, इन्होंने ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम बताए हैं। तो वो 3 नियम इस प्रकार हैं। इन 3 नियमों को केपलर के गति संबंधी, ग्रहों की गति संबंधी नियम कहते हैं। 3 नियम। पहला नियम है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, कक्षा का नियम। कक्षा का नियम, एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्व्स इन इलिप्टिकल पाथ अराउंड सन एंड सन इज एट एनी वन फोकस ऑफ दैट इलिप्स। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स आर डिफरेंट, द ऑर्बिट्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स आर डिफरेंट। प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करता है तथा सूर्य उस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के किसी एक फोकस या नाभि पर स्थित होता है। विभिन्न ग्रहों की कक्षाएं भिन्न भिन्न होती हैं। ये पहला नियम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स हो गया। इसमें ऑर्बिट के शेप के बारे में बताया गया है और सन की पोजीशन यानी स्टार की पोजीशन। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल यानी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा और ये जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के 2 फोकस हैं S1 S और S डैश, इन दोनों फोकस पर किसी एक फोकस पर सूर्य स्थित होगा। तो एक बार ये पोजीशन निर्धारित हो गई तो प्लैनेट हमेशा इसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। और अगर अलग अलग प्लैनेट हैं तो उनकी जो ऑर्बिट्स होती हैं उनकी कक्षाएं भी अलग अलग होंगी। तो इस तरह से ये पहला नियम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, कक्षा का नियम कहलाता है। सेकंड लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, क्षेत्रीय चाल का नियम। तो इस जो दूसरा नियम है केपलर का, ये कहलाता है लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, क्षेत्रीय चाल का नियम। इन प्लेन ऑफ ऑर्बिट ऑफ एनी प्लैनेट, प्लेन ऑफ ऑर्बिट ऑफ एनी प्लैनेट, लाइन कनेक्टिंग प्लैनेट एंड सन, लाइन कनेक्टिंग प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम पीरियड्स। दैट इज एरियल वेलोसिटी ऑफ लाइन कनेक्टिंग प्लैनेट एंड सन इज कांस्टेंट। किसी ग्रह के कक्षीय तल में स्थित, ग्रह के कक्षीय तल में स्थित ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा, ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है या पार करती है। अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल या ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली रेखा की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। तो ये लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी यानी क्षेत्रीय चाल का नियम हो गया कि प्रत्येक ग्रह में जो ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली रेखा है वो दिए गए समयांतराल में समान क्षेत्रफल हमेशा पार करती है। तो ग्रह की जो क्षेत्रीय चाल है, क्षेत्रफलीय चाल, वो नियत है। इस रेखा की क्षेत्रफलीय चाल नियत है। इसको प्रूव करना है तो डेल्टा टी टाइम में अगर इसने इतना क्षेत्रफल पार किया इस रेखा ने, तो अगले डेल्टा टी टाइम में भी इतना ही क्षेत्रफल पार करेगी और फिर अगले डेल्टा टी टाइम में इतना ही क्षेत्रफल पार करेगी। तो ये जो क्षेत्रीय चाल है ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। एरियल स्पीड ये कैसे कांस्टेंट रहेगी? लेट एट पॉइंट P1 वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज v, एट पॉइंट P1 वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज v इन टाइम डेल्टा t, इन टाइम डेल्टा t, दिस इज डेल्टा t टाइम,
इट गोज टू P2। देन एरिया ट्रेवल्ड बाई वेक्टर r। माना बिंदु P1 पर ग्रह का वेग v है, तो बिंदु P1 पर ग्रह का वेग v है और डेल्टा टी टाइम में ये P1 से P2 पर पहुंच जाता है। P1 से P2 तक पहुंचने में डेल्टा टी टाइम लगा और सदिश r यानी जो रेडियल वेक्टर है r की डायरेक्शन आउटवर्ड हम ले रहे हैं, ये डायरेक्शन हो गई। और अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स ये इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो सदिश r द्वारा पार किया गया क्षेत्रफल कितना होगा, ये एरिया कैलकुलेट करना है। ये एरिया होगा हाफ r इंटू ये डिस्टेंस कितनी है v डेल्टा टी। तो v वेलोसिटी से चल रहा है, डेल्टा टी टाइम में कितना पहुंचेगा, v डेल्टा टी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो एरिया इक्वल टू हाफ r क्रॉस v डेल्टा टी। तो हम v को क्या लिखेंगे, हम जानते हैं v इक्वल टू पी बाई एम, लीनियर मोमेंटम अपान मास। तो p इक्वल टू एम वी फार्मूले से v इक्वल टू पी बाई एम। तो यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा ए अपान डेल्टा टी। तो इस डेल्टा टी को यहाँ ले आएंगे, डेल्टा ए अपान डेल्टा टी इक्वल टू हाफ r क्रॉस p अपान m। तो ये हमारा फार्मूला आ गया। r क्रॉस p क्या है, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। तो इसको हम l या j जिससे लिखना चाहें, तो यहाँ पर हमने l से लिख लिया। तो डेल्टा ए अपान डेल्टा टी इक्वल टू हाफ l अपान m। तो ये a अपान डेल्टा टी क्या है, एरियल स्पीड, क्षेत्रफली चाल। तो डेल्टा टी टाइम में ट्रेवल किया गया क्षेत्रफल, तो एरियल स्पीड है, क्षेत्रफली चाल। और l क्या है, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। m मास ऑफ प्लैनेट, ग्रह का द्रव्यमान। और हम क्या जानते हैं, नाउ एंगल बिटवीन f सेंट्रीपिटल फोर्स एंड r, एंगल बिटवीन f एंड r। f यहाँ पर सूर्य की डायरेक्शन में है, यानी f इधर की ओर हो गया और r बाहर की ओर। तो इनके बीच में जो एंगल है वो 180 का हो गया। तो r और f दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री कितना हो गया, 0। देन टॉर्क यानी बल आघूर्ण, इस सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा टॉर्क बल आघूर्ण कितना होगा, r क्रॉस f यानी आर एफ साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री 0 हो गया। तो टॉर्क का जो डेरिवेशन है, टॉ इक्वल टू डी एल बाई डी टी, यानी एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन होता है। तो टॉर्क 0 होने से क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम डी एल, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, यानी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, एक नियतांक हो गया। टॉर्क 0 होने से एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम जब कांस्टेंट होगा तो यहाँ पर इक्वेशन 1 से हम जानते हैं एल कांस्टेंट और एम भी कांस्टेंट। तो ये लेफ्ट साइड वाली भी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, ए अपान डेल्टा टी। तो इस तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कंक्लूड दैट एल अपान एम इज कांस्टेंट, हेंस ए अपान डेल्टा टी इज आल्सो कांस्टेंट। समीकरण 2 से एल अपान एम कांस्टेंट है, अतः ए अपान डेल्टा टी भी एक नियतांक होगा। तो एरियल स्पीड, क्षेत्रीय चाल, ए अपान डेल्टा टी ये कांस्टेंट है, नियतांक है। तो ये केपलर का दूसरा नियम हमने प्रूव कर लिया कि क्षेत्रफलीय चाल ग्रह की वो नियत है, एरियल स्पीड कांस्टेंट है। सिंस एल इक्वल टू कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम नियतांक है, L1 इक्वल टू L2, एंगुलर मोमेंटम M1 V1 R1 इक्वल टू MV2 R2। तो M कांस्टेंट है जो प्लैनेट का है मास, तो ये कैंसिल हो जाएगा। V क्या हो गया, V1 R ओमेगा 1 इंटू R1, और ये R2 ओमेगा 2, ये V2 हो गया इंटू R2। तो ये क्या हो गया, R1 स्क्वायर ओमेगा 1 इक्वल टू R2 स्क्वायर ओमेगा 2। तो इस तरह से जहाँ डिस्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहना है, तो डिस्टेंस ग्रह से सूर्य की दूरी बढ़ने से ओमेगा की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर ग्रह से सूर्य की बीच की दूरी कम हो रही है तो ओमेगा सर्टेनली बढ़ जाएगा। हेंस एट फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम सन स्पीड ऑफ प्लैनेट विल बी मिनिमम एंड एट नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम सन स्पीड ऑफ प्लैनेट विल बी मैक्सिमम। यानी जब ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है तो उसकी वेग या उसकी चाल न्यूनतम होगी, और जब ग्रह सूर्य से न्यूनतम दूरी पर है तो ग्रह का वेग अधिकतम होगा। तो दूरी घटने के साथ वेलोसिटी बढ़ेगी और दूरी बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी घटेगी।
तो इस तरह से ये सेकंड लॉ हो गया। अब हम थर्ड लॉ की चर्चा करेंगे। केपलर का तीसरा नियम, लॉ ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, परिक्रमण काल का नियम। ये तीसरे नियम का नाम है लॉ ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, परिक्रमण काल का नियम। ये क्या है? द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी, यानी टी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी ऑफ प्लैनेट अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट आर ऑफ प्लैनेट। ग्रह तथा सूर्य, ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल का वर्ग। तो परिक्रमण काल का वर्ग प्रत्येक ग्रह के लिए उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष, यानी सेमी मेजर एक्सिस, अर्ध दीर्घ अक्ष आर के तृतीय घात के, यानी क्यूब के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती, यानी प्रोपोर्शनल होता है। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जहां आर सेमी मेजर एक्सिस यानी जो इलिप्स है उसका दीर्घ अक्ष का आधा है। टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब, के कांस्टेंट है, नियतांक है। फॉर टू प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अराउंड सन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे दो ग्रहों के लिए, T1 स्क्वायर इक्वल टू K1 R1 क्यूब, T2 स्क्वायर इक्वल टू K2 R2 क्यूब। तो T1 अपान T2 स्क्वायर इक्वल टू K से K कट जाएगा, R1 अपान R2 का क्यूब। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला आ गया। तो केपलर के नियम से हम दो ग्रहों के बीच की दूरियों का अनुपात मालूम है तो परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो इलिप्स है हमारा ग्रह, जो ट्रेस किया इलिप्स, इसमें ये वाली एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है यानी लघु अक्ष है, इसका आधा सेमी माइनर एक्सिस यानी अर्ध लघु अक्ष, और ये वाली एक्सिस दीर्घ अक्ष है बड़ी वाली, और इसका जो आधा होगा यहाँ से यहाँ तक ये सेमी मेजर एक्सिस है, यही डिस्टेंस आर होती है। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इस तरह से टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब। और के जो कांस्टेंट है ये स्टार के मास पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से दो अगर प्लैनेट अलग अलग स्टार का चक्कर लगा रहे हैं तो उनके लिए के ये एक नहीं होगा, अलग अलग हो जाएगा। लेकिन सेम स्टार का अगर चक्कर लगा रहे हैं प्लैनेट तो एक ही तारे के लिए के की वैल्यू सेम होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर के को सेम करके काट सकते हैं और टाइम पीरियड यानी परिक्रमण कालों का अनुपात निकल सकता है। तो इस फार्मूले को जरूर रिमेंबर कर लेंगे। इस फार्मूले पर बेस्ड डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं या इस फार्मूले को भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, न्यूटन्स कंक्लूजन फ्रॉम केपलर लॉज, यानी केपलर के नियमों से न्यूटन के निष्कर्ष। न्यूटन ने केपलर के नियमों की स्टडी की और उसके आधार पर अपना एक सिद्धांत दिया। लेट ए प्लैनेट इज ऑर्बिटिंग अराउंड सन विथ स्पीड v एट डिस्टेंस r फ्रॉम सन, मास ऑफ प्लैनेट इज m, देन सेंट्रीपिटल फोर्स। माना m द्रव्यमान का ग्रह सूर्य के चारों ओर v चाल से तथा सूर्य से दूरी उसकी r है। सूर्य का वो चक्कर लगा रहा है। तो अभिकेंद्र बल का सूत्र हम जानते हैं, F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर, और V इक्वल टू आर। तो क्या होगा? V इक्वल टू आर ओमेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। चूंकि आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ऊपर हो गया, आर नीचे है तो एक पावर कट गई, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। और हम ओमेगा की वैल्यू 2π/t रखेंगे। आवर्त काल है जहाँ t परिक्रमण काल, तो 2π/t रखेंगे तो उसका स्क्वायर हो गया। तो हम जानते हैं F इक्वल टू एम आर और 2π/t का होल स्क्वायर है तो 4π स्क्वायर अपान टी स्क्वायर। और फ्रॉम केपलर लॉ यानी केपलर के नियम से टी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब। तो टी स्क्वायर की जगह के आर क्यूब रखेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे, अब केंद्र बल का फार्मूला मिलेगा। तो F इक्वल टू एम आर 4π स्क्वायर के आर क्यूब। तो हम देख रहे हैं आर की एक पावर कैंसिल होगी, F इक्वल टू 4π स्क्वायर अपान के एम आर स्क्वायर, एम अपान आर स्क्वायर, जहाँ 4π स्क्वायर अपान के एक कांस्टेंट है या नियतांक है। दस न्यूटन कंक्लूड दैट, अतः न्यूटन ने इस फार्मूले से क्या निष्कर्ष निकाला? ए फोर्स दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज exerted upon planet in the direction of which is towards the sun, direction of which is towards sun, यानी ग्रह पर एक बल आरोपित होता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। तो ये बल एक्चुअली में सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये उसी बल से आता है जो ग्रह सूर्य जो ग्रह पर लगाता है, तो उसी गुरुत्वाकर्षण बल से
ये बल यानी अपकेंद्र बल मिलता है। ये कंक्लूजन है। दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यह बल ग्रह तथा सूर्य के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल है 1/r² के, तो ग्रह से सूर्य के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ प्लैनेट। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ प्लैनेट। F इज प्रोपोर्शनल टू m। यह बल ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये कंक्लूजन्स ड्रॉ किए गए और इस आधार पर इन्होंने नेक्स्ट कंक्लूजन ड्रॉ किया। दिस फोर्स एक्सर्टेड अपॉन प्लैनेट इज ए म्यूचुअल फोर्स ऑफ एक्शन रिएक्शन। ग्रह पर लगने वाला बल सूर्य तथा ग्रह के बीच में पारस्परिक बल है। तो ये दोनों ग्रह और सूर्य दोनों एक दूसरे पर इतना ही बल आरोपित करते हैं। तो ये पारस्परिक या म्यूचुअल फोर्स है। सिंस फोर्स अप्लाइड अपॉन प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ प्लैनेट m, hence this applied force on sun should also be directly proportional to mass of sun। ग्रह पर लगने वाला बल ग्रह के द्रव्यमान के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, अतः सूर्य पर लगने वाला बल भी सूर्य के द्रव्यमान ms के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होना चाहिए। तो ये जो बल लग रहा है ये बल ग्रह और सूर्य के मध्य लग रहा है और यह बल ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है, तो नियमानुसार सूर्य के द्रव्यमान पर भी इसको निर्भर होना चाहिए। तो यह बल सूर्य के द्रव्यमान के समानुपाती भी होना चाहिए यानी अनुक्रमानुपाती होना चाहिए। हेंस कांस्टेंट 4π²/k ये सूर्य के मास के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ms के अनुक्रमानुपाती होगा। अतः नियतांक कांस्टेंट, तो ये 4π² इज प्रोपोर्शनल टू ms, तो हम इक्वलिटी साइन लाएंगे 4π² इक्वल टू gms। g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। हम 4π² की जगह g इंटू मास ऑफ सन रखेंगे, तो F इक्वल टू g मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ प्लैनेट m/r²। तो इस तरह से ये न्यूटन का नियम डिराइव हो गया। यही न्यूटन के निष्कर्ष हैं जो कि केपलर के नियमों से प्राप्त किए गए। हेंस न्यूटन conclude that force exerted between sun and planet is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of their distances between them। अतः न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला सूर्य तथा ग्रह के बीच लगने वाला बल जो कि गुरुत्वाकर्षण बल है, इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो दोनों सूर्य और ग्रह के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो बल है यही गुरुत्वाकर्षण बल है न्यूटन का और यही डिराइव हुआ केपलर के नियम से।